हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डाइवर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो ओपन स्कूल के 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बनाया गया है। आज हम इस वीडियो में मॉड्यूल 2 के ऊपर बात करेंगे। मॉड्यूल 2 के अंदर 5 चैप्टर दिए गए हैं। क्योंकि मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए तो इस वीडियो में हम सिर्फ मॉड्यूल 2 के पार्ट 1 के शुरू के 3 चैप्टरों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। जितने भी इन 3 चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में रखा है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो आपने नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपने इससे पहले का मॉड्यूल 1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, आप वहां जाकर उस मॉड्यूल 1 को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, इसलिए नो इंट्रो नो बकवास, मैं करूँगा सीधी बात। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। यह है मॉड्यूल 2, भारतीय संविधान के मुख्य तत्व। चैप्टर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा प्रमुख विशेषताएं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों कहा जाता है। लोकतंत्र का अर्थ है शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग के हाथों में न होकर समस्त जनता के हाथों में होती है। शासन चलाने के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो जनता के नाम पर जनता की इच्छा अनुसार शक्ति का प्रयोग करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे देश में समय समय पर लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। हम अपना वोट देकर खड़े हुए उम्मीदवारों में से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उसे सरकार में भेज देते हैं। वह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो जनता की इच्छा के अनुसार ही होते हैं। यही लोकतंत्र की शक्ति है। गणराज्य का अर्थ है कि भारत में राज्य के अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है, इसलिए भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। प्राचीन समय से आप देखते हुए आए हैं कि राजतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें राजा के बाद उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी बना करता था। लेकिन आज के समय में राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। हमारे भारत के अंदर अध्यक्ष का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है, उसके लिए एक निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, यह कब लागू हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत सन 1946 में की गई थी। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। हमारे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे एक कारण था। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास किया था और 26 जनवरी 1930 का दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाया गया था। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय लिया था। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कोई 4 लक्षण बताइए।
भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान लचीला तथा कठोर दोनों का मिश्रण है। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। भारतीय संविधान की विशेषताएं। धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता है तथा धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। इसके विरुद्ध बनाया गया प्रत्येक कानून या कार्यपालिका आदेश असंवैधानिक व अवैध होता है। 6वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण आदर्शों व लक्षणों का उल्लेख किया गया है, जिनकी प्राप्ति के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। इसमें शासन के स्वरूप और इसके लक्षणों का स्पष्ट उल्लेख है। 7वां क्वेश्चन है, एक हरी नागरिकता का क्या अर्थ होता है? भारतीय संविधान ने नागरिकों को एक हरी नागरिकता प्रदान की है। कोई भी नागरिक केवल भारत का नागरिक है, किसी राज्य का नागरिक नहीं। भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले भारतीय नागरिक की नागरिकता प्राप्त होती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। जैसा कि हम देखते ही हैं, हमारे पास जो भी आईडी होती है उसमें हमारी नेशनलिटी इंडियन होती है। ऐसा नहीं है कि उसको राजस्थानी, बिहारी, गुजराती या मराठी कहा जाए। भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला नागरिक भारतीय ही कहलाता है। इसी को एक हरी नागरिकता कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। एक नागरिक अपनी पूर्व नागरिकता को त्यागे बिना वह दूसरी नागरिकता को धारण कर सकता है। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। लिखित संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। कठोर तथा लचीला संविधान। भारत का संविधान एक कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण है। संविधान की कुछ धाराओं को संसद के द्वारा साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। अधिकतर धाराओं को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव का पास होना जरूरी है और ज्यादातर संशोधन इसी के अनुसार किए जाते हैं। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद उस पर आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक होता है। संसदीय शासन प्रणाली। संविधान ने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को लागू किया है। राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है और शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल संसद के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है और शक्तियों के प्रयोग के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है तथा लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्री परिषद को अधपस्त कर सकती है। मौलिक अधिकार। संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए
मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है, जो 6 प्रकार के हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। समस्त शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांटा गया है और दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, परंतु भारतीय संविधान का झुकाव एकात्मकता की ओर है और केंद्र को बहुत ही अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक लेख लिखिए। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना से आरंभ होता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न का अर्थ है भारत का आंतरिक तथा बाहरी दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपने कानून व्यवस्था को बनाने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसे किसी से कानून बनाने के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है, ना ही वो किसी के दबाव में है, ना आंतरिक तौर पर ना बाहरी तौर पर। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ तथा राष्ट्रमंडल का सदस्य होना इसकी प्रभुसत्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। समाजवादी, यह शब्द प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि भारत में शासन व्यवस्था इस प्रकार चलाई जाए कि सभी वर्गों को, विशेष रूप से पिछड़े हुए वर्गों को, अपने विकास के लिए उचित वातावरण तथा परिस्थितियां मिलें। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत लंबे समय से, प्राचीन समय में जो पिछड़ा हुआ वर्ग था, दलित वर्ग, उसके साथ में बहुत ज़्यादा जाति होती रही है, लेकिन हमारे संविधान ने समाजवादी प्रस्तावना को जोड़कर भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा उचित वातावरण मिले, एक ऐसी उचित परिस्थिति मिले जिसमें वह अपने गुणों का विकास कर सके। धर्मनिरपेक्ष, यह शब्द भी प्रस्तावना में सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि देश के सभी नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने तथा उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर किसी सरकारी शिक्षा संस्था में किसी को दाखिला लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। लोकतांत्रिक, इस शब्द का अर्थ है कि शासन शक्ति किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथों में न होकर समस्त जनता के हाथों में होती है। शासन चलाने के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गणराज्य, इसका अर्थ है कि भारत में राज्य के अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है, बल्कि राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति एक निश्चित काल के लिए जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। चैप्टर 6, मौलिक अधिकार। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की कोई 2 विशेषताएं बताओ। मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं। इसका अर्थ है कि इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय में न्याय की मांग की जा सकती है। मौलिक अधिकार सीमित हैं। इनके प्रयोग पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश का क्या अर्थ है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो। इस आदेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारियों को ये आदेश जारी किया जाता है कि उनके द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इससे कोई भी पुलिस अथवा अन्य अधिकारी किसी नागरिक को गैरकानूनी तरीके से बंदी बनाकर उस पर अत्याचार नहीं कर सकता। अक्सर आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा और आप जानते भी होंगे कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बंदी बनाता है तो वह उसे थाने में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता। उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में जज के सामने पेश करना होता है। तीसरा क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख करो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषित उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को धारा 23 व 24 के द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। मानव व्यापार, बाल मजदूरी का निषेध। धारा 23 के अंतर्गत मानव व्यापार को निषिद्ध किया गया है, जिसमें वेश्यावृत्ति करना अथवा वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देना दोनों ही गैरकानूनी है। इस प्रकार से बेगार तथा बाल मजदूरी करवाना भी अपराध घोषित किया गया है। बेगार का अर्थ होता है बिना पारिश्रमिक दिए किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम लेना। कारखानों इत्यादि में बच्चों को काम पर लगाने की मनाही। धारा 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खान, कारखाने, फैक्ट्री इत्यादि में तथा जोखिम भरे कामों पर लगाने की मनाही की गई है। इस मौलिक अधिकार का उद्देश्य बच्चों के जीवन की रक्षा करना तथा शोषण को समाप्त करना है, क्योंकि गरीबी के कारण बच्चे कम मजदूरी पर उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में बाल श्रम आज भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चैप्टर 7, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? ये भारतीय शासन के लिए आधारभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें कानून बनाते और लागू करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। ये बेशक न्याय योग्य नहीं है, परंतु जनमत की शक्ति इनके पीछे होने के कारण इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इनके द्वारा भारत में कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा की गई है। ये केवल आंतरिक नीति के लिए ही नहीं, बल्कि विदेश नीति के लिए भी सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का अपनी नीति का निर्धारण करने तथा शासन चलाने में मार्गदर्शन करते हैं। इनकी मुख्य विशेषता ये है कि ये सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि यदि सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो नागरिकों को न्यायालय में जाकर सरकार के विरुद्ध इनके आधार पर न्याय मांगने का अधिकार नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के किन्हीं 5 ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख करो जिनका व्यवहारीकरण हो चुका है।
स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना काफ़ी मात्रा में लागू किया जा चुका है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा कल्याण के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। आपने देखा होगा कि अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्कूलों में उनको वजीफ़ा ज़्यादा दिया जाता है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में इनके लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। पंचायती राज प्रणाली को सारे देश में लागू किया गया है और 73वें संविधान संशोधन द्वारा उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई है तथा उन्हें प्रभावकारी बनाने के कदम उठाए गए हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग तथा स्वतंत्र किया जा चुका है और न्यायपालिका स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता से अपना काम कर रही है। मई 2002 में संविधान के 93वें संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है।